हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय प्लेटफॉर्म। और इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो बेटा इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम ले लो, गेट ले लो, एसएससी जी ले लो, स्टेट का एक एग्जाम ले लो, या फिर आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम हो और इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए या कहीं भी आप इंटरव्यू दो और इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि पूरी इंजीनियरिंग का जो सबसे कॉमन टॉपिक है और जो एक इंजीनियरिंग के बच्चे को पता होना चाहिए दैट इज द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। क्या मतलब होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा इस टेस्ट के अंदर और इस कंप्लीट लेक्चर में। ठीक है, तो ध्यान से सुना मेरी बातों को। सारा मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, बना दिए ग्राफ्स। ठीक है, तो बस मैं आपको जस्ट समझाऊंगा कि चीजों के मतलब क्या है। आपको चीजें रटनी नहीं है कि ये, बस चीजें समझनी है कि हाँ इस पॉइंट का मतलब ये है, इस रीजन का मतलब ये होता है। ठीक है, चलो सुनो मेरे ध्यान से। नाम क्या देते हैं? नाम देते हैं हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, हेडिंग भी ये डालना है कॉपी में, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील। टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील। ऑब्वियस सी बात है, जब माइल्ड स्टील वर्ड लिखा है तो माइल्ड स्टील इसका मतलब परफॉर्मेंस किस पे हो रही है? माइल्ड स्टील पे हो रही है। ठीक है, टेंशन टेस्ट, टेंशन टेस्ट का मतलब यानी कि जो लोडिंग लगेगी वो कैसी लगेगी? टेंसाइल लोडिंग लगेगी। कैसी लोडिंग लगेगी बेटा? टेंसाइल लोडिंग लगेगी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इधर देखो, अब इधर देखो सभी लोग, सुनो मेरी बातों को। देखो बेटा, ये है मेरा माइल्ड स्टील स्पेसिमेन। ये मेरा माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है जिसपे हम परफॉर्म करने वाले हैं क्या? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, जिसके लिए ड्रॉ करने वाले हैं, जिसके लिए माइल्ड स्टील टेस्ट, टेंशन टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं। दिस इज द स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन में क्या है बेटा? ये बेसिकली एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड है। क्या है? एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड है जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ ये है। ये स्पेसिफिकेशन आपको याद रखने हैं चारों। स्पेसिमेन क्या है जिसके ऊपर मैं टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं? द स्पेसिमेन इज सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड। जो मेरा स्पेसिमेन है बेटा क्या है? सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस स्पेसिमेन पे मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं वो क्या है? मेरी एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड है। एक वर्ड लिखा है गेज लेंथ। गेज लेंथ कितनी है इसकी? दैट इज 2 इंचेस। दो जो डंडे लगे हुए हैं पर इनका मतलब इंचेस है। 2 इंच इसकी जो लेंथ है कितनी है? 2 इंच। लेंथ नहीं है, गेज लेंथ। गेज लेंथ क्या होती है? वो लेंथ जिसके ऊपर मैं मेजरमेंट करूंगा। ठीक है, यानी कि कितना एलोंगेशन हो रहा है या फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिस लेंथ के ऊपर मैं सारे के सारे मेजरमेंट करूंगा वही क्या है? मेरी गेज लेंथ है। क्या है? गेज लेंथ। तो गेज लेंथ कितनी है? 2 इंचेस। जो डायमीटर है मिडिल सेक्शन का वो कितना है? दैट इज 0.5 इंचेस। डायमीटर ऑफ द मिडिल सेक्शन इज 0.5 इंचेस। फुट नहीं है, पहले ही बता दूं मैं, इंचेस, 0.5 इंचेस। और लेंथ का डायमीटर के साथ जो रेशियो है दैट इज 4। लेंथ टू डायमीटर रेशियो कितना लिया बेटा मैंने? 4 लिया हुआ है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्पेसिमेन है वो मेरी एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड है जिसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। गेज लेंथ कितनी है? 2 इंचेस है। और डायमीटर जो है मिडिल सेक्शन का वो 0.5 इंचेस है। और लेंथ का डायमीटर के साथ रेशियो कितना लिया है? 4 लिया। क्या है मेरा स्पेसिमेन? चलिए अब इधर देखें। नाउ दिस इज द स्पेसिमेन। ये बेटा ये मेरा स्पेसिमेन है जिसके ऊपर मैं टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं। नाउ दिस इज द स्पेसिमेन। अब आपको समझ में आ रहा होगा बेटा ये जो येलो कलर से ये जो दिख रहा है यानी कि कुछ इस तरह का, ये मेरा स्पेसिमेन है सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड। इस सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड को मैंने क्या किया हुआ है? दोनों एंड पे फिक्स कर दिया है। दोनों यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ये जितना भी सारा मैं टेस्ट परफॉर्म करूंगा ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में परफॉर्म करेंगे जिसको हम यूटीएम बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में ये भी बनता है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि टेंशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन, तो आंसर विल बी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और शॉर्ट में बोलते हैं यूटीएम। मैंने लिखा हुआ है ऊपर, मैं बता दूंगा आपको। अब क्या कहा मैंने? सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड ली, उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में दोनों एंड पे फिक्स कर दिया। मैंने इधर भी फिक्स कर दिया और इधर भी क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंसोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा? ये इंस्ट्रूमेंट है मेरा एक्सटेंसोमीटर। ठीक है, नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज एक्सटेंसोमीटर। ये जो लगा है, ये जिसमें ये जो वायर से निकले हैं ना दो, और ये सब क्या है मेरा? नाउ दिस इज द एक्सटेंसोमीटर। क्या है ये? एक्सटेंसोमीटर। एक्सटेंसोमीटर का काम क्या है? एक्सटेंसोमीटर का काम ये है कि वो एलोंगेशन को मेजर कर रहा है। क्या कर रहा है? एलोंगेशन को मेजर कर रहा है। एलोंगेशन क्यों हो रहा है? तो बेटा एलोंगेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन को जब माइल्ड यूटीएम मशीन में फंसाया है तो मैं दोनों एंड पे क्या कर रहा हूं?
टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं इधर भी एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मैं इधर भी क्या कर रहा हूं, एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मैंने दोनों एंड पे, ये मेरी सिलेंड्रिकल रोड है, मैंने दोनों एंड पे क्या किया, एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। क्या हुआ है, मैंने दोनों एंड पे क्या किया है, एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, इधर भी पी फोर्स अप्लाई किया हुआ है और इधर भी कितना, पी फोर्स, दोनों एंड पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर दिया। जब मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूंगा तो बेटा क्या होगा, एलोंगेशन होगा, लेकिन एलोंगेशन जो मेजर कर रहा हूं मैं वो केवल गेज लेंथ के अंदर कर रहा हूं। एलोंगेशन में कहां पे कर रहा हूं, गेज लेंथ के, गेज लेंथ पे ही एलोंगेशन मेजर कर रहा हूं। मैंने बताया था ना जब मैं स्पेसिफिकेशन बताया था, गेज लेंथ का मतलब है कि वो लेंथ जिसमें मैं जितने भी एलोंगेशन हो रहा है, जितना मेजरमेंट हो रहा है, सारा गेज लेंथ में कर रहा हूं। क्लियर है। अब गेज लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं। नाउ गेज लेंथ के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला एल नॉट इज इक्वल टू गेज नेट एल नॉट इज इक्वल टू 5.65 स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट, स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द, ये किसके लिए एक्सप्रेशन है, नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द गेज लेंथ। गेज लेंथ जो होती है, एल नॉट लिख लो, एल लिख लो, एक ही बात है। गेज लेंथ जो होती है बेटा, एल नॉट इज इक्वल टू 5.65 स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट। ए नॉट होता है ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज ए नॉट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए नॉट है मेरा ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए नॉट इज द ओरिजिनल, ए नॉट इज द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। व्हाट इज ए नॉट, ए नॉट क्या मेरा ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है। 5.65 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द गेज लेंथ, आपको दे देगा एक स्पेसिमेन है जिसकी लेंथ है 5 mm, कुछ भी दे देगा, 25 mm कुछ भी, देन व्हाट इज द गेज लेंथ, तो दैट शुड बी द 5.65 स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट। क्लियर हो गया। अब देखो गेज लेंथ क्या ली है, जिस एक्सटेंसोमीटर से ये जो मेरे वायर्स आए हुए हैं, जो रोड्स आई हुई हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ही मेरी क्या है, गेज लेंथ है। क्या है मेरी बेटा, गेज लेंथ। और ये लेंथ क्या है जिसपे मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, यानी कि इस पॉइंट से लेके पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो गेज लेंथ है, और इसमें मैं सारे के सारे मेजरमेंट कर रहा हूं। क्लियर है। अब समझ में आ गया असेंबली क्या है मेरा, इस सिचुएशन क्या है। ये ग्रिप में है, ये दोनों एंड पे ग्रिप है बेटा, जिसमें फंसी हुई है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। एक्चुअली ये क्या है मेरी, नाउ दीज आर द ग्रिप, ये क्या है, ग्रिप है, जहां पे दोनों एंड पे फंसी हुई है। ये भी मेरी ग्रिप है और ये भी मेरी क्या है, नाउ दिस इज ऑल्सो द ग्रिप। यानी कि दोनों एंड पे ये जो मेरी सिलेंड्रिकल रोड है, ये जो फंसी हुई है किसके अंदर, यूटीएम के अंदर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर। अब आगे सुनो मेरी बातों को, समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब देखो इधर, अब बात करते हैं बेटा किसकी, कर्व की बात करेंगे। ठीक है। नाउ अब जब उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में मैं उस स्पेसिमेन पे कुछ लोड अप्लाई करता हूं, तो जो मेरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आता है, दैट शुड बी लाइक दिस, वो कुछ इस तरह का आएगा। अब ये क्यों बनता है वो मेरा पॉइंट नहीं है, उतना पीएचडी हमें नहीं करना कि ये ऐसे ही क्यों गया, ये नीचे क्यों गया, उसको मैं समझाऊंगा थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली के लिए आपको टेस्ट ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उतना पीएचडी भी नहीं करना, बस समझ लेना है आपको। सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो बेटा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में दो बातें याद रखनी है कि जो मेरा स्ट्रेस होगा दैट शुड बी ऑन वाई एक्सिस, वो कहां पे होगा, मेरे वाई एक्सिस पे होगा, और जो मेरा स्ट्रेन होगा दैट शुड बी ऑन एक्स एक्सिस। स्ट्रेन मेरा एक्स एक्सिस पे होगा और स्ट्रेस मेरा कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। जब उस स्पेसिमेन के अंदर क्या होगा, अब जब मैं उस स्पेसिमेन पे लोड अप्लाई करूंगा तो मुझे बेटा कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पॉइंट। जिस स्पेसिमेन पे जैसे मैंने लोड लगाया तो रीजन ओ पॉइंट, ओ क्या है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ओ से लेके ए पॉइंट तक मैं जितना लोड लगाता हूं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे उतना ही क्या मिलता है, डिफॉर्मेशन मिलता है। यानी कि मैंने उस स्पेसिमेन पे जितना भी स्ट्रेस लगाया उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे उतना ही स्ट्रेन मिलता है। यानी कि रीजन ओ से लेके ए तक ये मेरा क्या है, दैट इज इस रीजन के अंदर मेरी जो स्ट्रेस है दैट शुड इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। रीजन ओ ए के अंदर, रीजन ओ ए के अंदर मेरा कर्व क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। रीजन ओ से लेके ए तक मेरा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इस रीजन के अंदर मेरी जो स्ट्रेस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। ए पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम प्रोपोर्शनल लिमिट। मैंने लिखे हुए हैं सारे पॉइंट, व्हाट वी कॉल इट, ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये होता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट उस लिमिट को बताती है कि जब किसी भी स्पेसिमेन पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लोड अगर आपने विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट लगाया है तो इसका मतलब स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। याद आ रहा है हुक्स लॉ,
याद आ रहा है सभी को? हुक्स लॉ, जो बेटा हुक्स लॉ वैलिड होता है वो केवल पॉइंट ए तक ही वैलिड होता है। ये जो मेरा पॉइंट है पॉइंट ए, इसी पॉइंट ए तक ही मेरा हुक्स लॉ क्या रहता है? वैलिड रहता है। क्लियर? पॉइंट ए तक ही मेरा हुक्स लॉ वैलिड रहता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हुक्स लॉ में हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली अप टू दिस पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट द इलास्टिक लिमिट। वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड नहीं है। कहां तक वैलिड है? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट आपसे पूछता है तो क्या मतलब है कि अगर आपने लोड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट लगाया तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग उतना ही मुझे क्या मिल रहा है? स्ट्रेन मिल रहा है। क्लियर? अब प्रोपोर्शनल लिमिट के बियॉन्ड आपने तो दोनों एंड पे स्पेसिमेन पे लोड लगा रखा ना, टेंशन लोड। अगर इस पॉइंट ए के बियॉन्ड माय डियर आपने अगर लोड लगाया है तो आपको फिर मिलेगा एक पॉइंट बी। क्या मिलेगा? पॉइंट बी। पॉइंट बी को हम बोलते हैं दैट इज इलास्टिक लिमिट। पॉइंट बी को क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल इट इलास्टिक लिमिट। क्लियर है? पॉइंट बी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? तो बेटा इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि स्पेसिमेन था, स्पेसिमेन ऐसे था ना आपका, आपने यूटीएम में लोड लगाया हुआ, जब लोड लगाया है तो एलोंगेशन तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्या होगा? एलोंगेशन होगा इस मटेरियल के अंदर, इस रोड के अंदर। जब एलोंगेशन होगा और आपने अगर लोड को हटा दो, लोड को क्या कर दो? हटा दो दोनों एंड से, तो ये जो रोड थी मेरी तुरंत क्या चली जाएगी? अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाएगी। बॉडी में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। समझ में आया क्या होता है इलास्टिक लिमिट का मतलब? इलास्टिक लिमिट का मतलब बेटा ये होता है कि अगर आपने लोड विद इन इलास्टिक लिमिट लगाया है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी पे आपने लोड लगाया, बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशन आए और आपने बॉडी पे जैसे ही लोड को हटाया, बॉडी क्या चली जाएगी? तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाएगी। उसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएंगे। समझ में आया? प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और पॉइंट ए तक ही मेरा हुक्स लॉ क्या था? वैलिड था। क्या था? पॉइंट ए तक ही मेरा हुक्स लॉ वैलिड था। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे लिख देता हूं, नाउ हुक्स लॉ वैलिड। पॉइंट ए तक क्या मेरा? हुक्स लॉ वैलिड है। पॉइंट ए तक ही मेरा हुक्स लॉ वैलिड था। बी पॉइंट क्या था मेरा? इलास्टिक लिमिट है। और इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है कि बॉडी पे आपने लोड लगाया तो डिफॉर्मेशन आया। जैसे ही आपने लोड को रिमूव कर दिया, लोड को रिमूव करने के तुरंत बाद ही बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली गई, उसमें कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आया। क्लियर है? चलो अब आप पहुंच गए कहां पे बेटा? बी पॉइंट पे। कहां पे पहुंच गए आप? बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट के बियॉन्ड भी आपने कुछ लोड अप्लाई किया, यानी कि इलास्टिक लिमिट के बाद भी आपने बॉडी पे लोड इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट के बाद भी बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं, जैसे इलास्टिक लिमिट के बाद आप बॉडी पे लोड अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यील्ड पॉइंट। क्या मिलेगा? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट एक्चुअली दो यील्ड पॉइंट होते हैं। एक ही होता है सी डैश। सी डैश होता है मेरा दैट इज अपर यील्ड पॉइंट। सी डैश क्या होता है? दैट वी कॉल इट अपर यील्ड पॉइंट। ये जो सी डैश, मुझे यील्ड पॉइंट, दो यील्ड पॉइंट होते हैं, समझाऊंगा मैं मतलब क्या होता है यील्ड पॉइंट का। सी डैश होता है बेटा अपर यील्ड पॉइंट, और ये जो नीचे ये सी है, सी इज सिंपली कॉल्ड द लोअर यील्ड पॉइंट। ये क्या है मेरा? सीधे लोअर यील्ड पॉइंट। दिस इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट। लिखा हुआ है वहां पे भी लिखा, सी डैश मेरा अपर यील्ड पॉइंट होता है और सी मेरा क्या होता है? लोअर यील्ड पॉइंट होता है। क्लियर? सी डैश मेरा अपर यील्ड पॉइंट, और जो मेरा अपर यील्ड पॉइंट होता है इसका कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये इसका कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये जो अपर यील्ड पॉइंट है ये कह सकते हैं एक तरह से फेक यील्ड पॉइंट है मेरा, इसका कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो मेरा लोअर यील्ड पॉइंट है कौन सा? सी। नाउ दिस इज द लोअर यील्ड पॉइंट सी, दिस इज द एक्चुअल यील्ड पॉइंट। ये क्या है मेरा? एक्चुअल यील्ड पॉइंट है। और इस यील्ड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी, ये मेरा यील्ड पॉइंट था बेटा। अब इस यील्ड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मेरी स्ट्रेस होगी उसी को हम बेटा बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? उसी को हम यील्ड स्ट्रेस। और यील्ड स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा वाई। इस यील्ड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरी जो भी स्ट्रेस होगी दैट शुड बी द यील्ड स्ट्रेस। क्या होगी? यील्ड स्ट्रेस। यानी कि सिग्मा वाई क्या है बेटा मेरी? सिग्मा वाई इज द यील्ड स्ट्रेस। सिग्मा वाई मेरी यील्ड स्ट्रेस है। सिग्मा वाई क्या है मेरी? यील्ड स्ट्रेस। समझ में? इस लोअर यील्ड पॉइंट मेरा एक्चुअल यील्ड पॉइंट होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे भी। नाउ लोअर यील्ड पॉइंट इज द एक्चुअल यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट इज द एक्चुअल यील्ड पॉइंट, वही मेरा एक्चुअल यील्ड पॉइंट है। अपर यील्ड पॉइंट क्या है मेरा? फेक, नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। यहां पे लिख सकते हैं नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। नो प्रैक्टिकल, तो समझ आओगे ना? नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। अपर यील्ड पॉइंट का कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर है?
अरे क्लियर है? सी पॉइंट, यील्ड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस। जैसे ही आप यील्ड पॉइंट पे पहुंचते हो, अगर बेटा यील्ड पॉइंट के बाद भी आपने थोड़ा सा लोड अप्लाई कर दिया, हल्का सा भी लोड इंक्रीज कर दिया, तो बॉडी में आपको लोड, एडिशनल लोड लगाने की जरूरत नहीं है, बॉडी में डिफॉर्मेशन अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। यील्ड पॉइंट पे जैसे आप पहुंचे, यील्ड पॉइंट के बाद हल्का सा आपने बस जस्ट माइन्यूट लोड जैसे ही इंक्रीज किया, तो माइन्यूट लोड इंक्रीज करते ही बॉडी में बहुत ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। डिफॉर्मेशन का मतलब ये था, लोड लगाया, इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है, लोड लगाया, डिफॉर्मेशन आया, छोड़ दिया आपने लोड को, बॉडी ओरिजिनल शेप में चले गए। लेकिन यील्ड पॉइंट के बाद आपने बेटा जैसे लोड लगाया था, हल्का सा बस छोटा जस्ट इंक्रीज किया, तो बॉडी में बहुत ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, यानी कि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म कर गई। और उसी रीजन को, जिस रीजन में बेटा वो परमानेंटली डिफॉर्म की है, जिस रीजन में वो परमानेंटली डिफॉर्म की है, नाउ दिस रीजन, इसी रीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी रीजन को? वी कॉल्ड परपेटली प्लास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं उसी को? वी कॉल इट परपेटली प्लास्टिक रीजन, और वी कॉल्ड इट यील्ड प्लेटू। क्या बोलते हैं उसी को? यील्ड प्लेटू बोलते हैं और परपेटली प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रीजन को? वी कॉल इट परपेटली प्लास्टिक रीजन और परपेटली प्लास्टिक रीजन और यील्ड प्लेटू। क्या होता है यील्ड प्लेटू में? यील्ड प्लेटू आपसे पूछे क्या होता है, तो आप सीधे बोलोगे सर परपेटली प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन है सर, आपने लोड को इंक्रीज नहीं किया, आपने लोड नहीं बढ़ाया था बॉडी में। बस अगर आप इस पॉइंट पे यील्ड पॉइंट के जस्ट क्रॉस करोगे, जस्ट एकदम, जैसे वन का जस्ट क्या हुआ, तो 1.00001, ये क्या है? 1 का जस्ट। जैसे यील्ड पॉइंट के जस्ट आपने क्रॉस किया, तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गए, और यही परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या था मेरा? यील्ड प्लेटू। यानी कि बॉडी अब पूरी तरह से जितना भी उसमें डिफॉर्मेशन हो सकता था हो गया। ऐसे ही होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकल सी बात है, शायद आपने ऑब्जर्व भी की हो। एक बार है, एक बार ले लो किसी भी, लाइक तुम किसकी बार लोगे? किसी ले लो यार, लोहे की बार ले लो, आयरन की, या स्टील, माइल्ड स्टील की ले लो, स्टील। जब किसी बार पे आप लोड लगाओ, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गए, तो जब किसी भी चीज में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो बॉडी आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा एकदम टाइट हो जाती है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है, यानी कि उसमें अब डिफॉर्मेशन लाना बहुत ही मुश्किल होता है। भाई ये बार थी, इस पे मैंने लोड लगाया, ये बार थी मैंने, ठीक है, इस बार पे मैंने लोड लगाया ऐसे, अब इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, यानी कि यील्ड प्लेटू बन गया, परपेटली प्लास्टिक रीजन बन गया। तो एक स्टेज ऐसी आई कि वो बॉडी बहुत ही टाइट हो गई, बॉडी क्या हो गई, वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई, यानी कि अब उसमें डिफॉर्मेशन आना पॉसिबल नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो इसका मतलब ये है बेटा कि मेरा जो यील्ड प्लेटू था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, यील्ड प्लेटू रीजन मेरा खत्म हो गया। अब अगर मुझे बॉडी में डिफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कुछ और एडिशनल लोड लगाना पड़ेगा। यील्ड प्लेटू में तो मैं लोड ही नहीं लगा रहा था, बस लोड कांस्टेंट था जितना पहले लगा हुआ था, अब डिफॉर्मेशन अपने आप आ रहे थे। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई, पॉइंट डी, कि अब बॉडी में कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, बॉडी मैक्सिमम सैचुरेट हो चुकी है। अगर मुझे और डिफॉर्मेशन चाहिए बॉडी में, तो एडिशनल लोड लगाना पड़ेगा, एडिशनल लोड लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट डी के बाद मैंने फिर लोड लगाना शुरू किया, और लोड लगाना शुरू किया तो मुझे कुछ और एडिशनल डिफॉर्मेशन मिले। मैंने पॉइंट डी के बाद फिर लोड लगाना शुरू किया बॉडी पे, और यानी कि सिग्मा वाई से भी ज्यादा और लोड अप्लाई करना शुरू किया, तो मुझे और डिफॉर्मेशन मिलने शुरू हुए, और मुझे एक रीजन मिला डीई, डी से लेके ई तक। डी होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। डी क्या होता है बेटा? डी को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, व्हाट वी कॉल इट, डीई। डी को क्या बोलेंगे? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन बोलते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन का मतलब ये है कि बॉडी में आपने जब वो फुल्ली क्या हो चुकी थी, एकदम डिफॉर्म हो चुकी थी, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका था, उसके बाद आपने और एडिशनल लोड लगाया। देखो इस पॉइंट से ऊपर गए ना बेटा, ये पॉइंट था डी, इसके ऊपर गए तो और एडिशनल स्ट्रेस आया ना। स्ट्रेस कब आएगा? जब लोड बढ़ाओगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे क्या मिल रहा है? एडिशनल डिफॉर्मेशन। ये पॉइंट डी तो यहां खत्म हो गया ना, लेकिन अभी भी डिफॉर्मेशन यहां तक मिल रहा है। तो आपने जैसे ही एडिशनल लोड बढ़ाया, तो आपको एडिशनल स्ट्रेन मिलना शुरू हो गया, और बॉडी, यही रीजन क्या था मेरा? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। यही रीजन क्या था मेरा? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। लेकिन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में मैं जाता हूं, तो ये किसी पर्टिकुलर डी पॉइंट पे खत्म होता है। ये ई पॉइंट है क्या? सुनो मेरी बात, अब देखो समझ में आएगा। इधर देखो, इधर ये बार थी सिलेंड्रिकल रोड, स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 बेटा, ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज 2,
ये स्टेज 2 जो है मेरी स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन वाली है। स्ट्रेन हार्डनिंग वाली थी है ये नहीं। अब देखो एक बार है, अच्छा ये बताओ मेरे को फेल क्या होता है। अब बोलते हैं ना स्ट्रक्चर फेल हो गई, स्ट्रक्चर ये हो गया, क्या होता है फेल्यूर का मतलब। ये रूम है, इस जिस रूम में मैं टीचिंग कर रहा हूं बेटा, ये रूम है, या आप भी कहीं रहते हैं आपका स्टडी रूम होगा, उस रूम को मैं कहूंगा कि ये फेल हो गया, या वो जब टूट के नीचे गिर जाएगा, पूरा दीवार बिखर गई नीचे, वो तभी मानोगे फेल है। अरे मेरे को एक बात बताओ, चलो मैं यहां पढ़ा रहा हूं इस रूम में, या फिर आप कहीं का आपका स्टडी रूम होगा, उसको आप फेल कब मानोगे? कि जब वो बिखर जाएगा, बिल्कुल टूट के, दीवार टूट के बिल्कुल नीचे गिर गई, जो आपका ये स्लैब है वो टूट के बिखर के नीचे गिर गए, तभी फेल मानोगे? जब आप निमट लोगे बिल्कुल तभी मानोगे क्या उसको फेल? नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में फेल्यूर का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरा कोई कॉलम भी था, उस कॉलम में अगर क्रैक आ गए तो मैं मानता हूं कि ये कॉलम मेरा फेल कर गया। क्या हो गया? वो फेल। ये नहीं है कि वो कॉलम टूट के 2 टुकड़े होंगे उसके तभी फेल मानेंगे, नहीं। अगर उसमें कुछ क्रैक्स आ गए, उसकी सर्विसिबिलिटी खत्म हो गई, तो मैं मान लूंगा फेल है, अब इसको रिप्लेस करो। बिल्डिंग देखिए ना आपने, खंडर पड़ी रहती है बिल्डिंग, भाई खड़ी तो रहती है ना, वो टिकी तो रहती, क्यों नहीं रहते उनमें जाके? क्यों बोल देते हो नहीं नहीं ये तो बेकार हो चुकी है बिल्डिंग? क्यों बोलते हो ऐसा बेटा? इसलिए बोलते हो क्योंकि उसकी सर्विसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो बिल्कुल खंडर है, नीचे गिर जाएगी, बिखर जाएगी, तभी फेल नहीं होगी, यानी कि उसकी सर्विसिबिलिटी खत्म होगी। ये बार है, ये बार 2 टुकड़ों में टूट जाएगी, तभी क्या इसको फेल मानोगे क्या? नहीं। अगर इसकी ओरिजिनल शेप भी चेंज हो गई, ओरिजिनल शेप भी चेंज हो गई, पहले बार मेरी कुछ इस स्टेज में हुआ करती थी, ये फर्स्ट स्टेज, ये मेरी दूसरी स्टेज, एंड नाउ दिस इज द थर्ड स्टेज। पहली स्टेज में नॉर्मल है भाई, ये लोड बेयर कर रही थी। दूसरी स्टेज में दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ ना कुछ रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया। दूसरी स्टेज में इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया। दूसरी स्टेज में इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, कुछ रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में रिडक्शन होना क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। नाउ दिस इज द सेकंड स्टेज, यानी कि ये एरिया रिड्यूस कर रहा है, यानी कि किसका साइन है, फेल्यूर का साइन है बेटा। बार ऐसी थी, मैं आपको तोड़ मरोड़ के ऐसी बार दे दूं, क्या बोलोगे? फेल हो गई ये तो, ऐसे ही तो बोलोगे ना। अरे ये मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है आपका, इस पे लिखने वाला, ये अगर मैं सही सलामत हालत में दूं आपकी, तो आप क्या बोलोगे? सही है। अगर मैं इसको तोड़ मरोड़ के ऐसे दे दूं आपको, टूटा नहीं है, अलग नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल शेप खराब करके दे, आप बोलोगे बेकार है, तो बोलोगे ना। अरे यही तो बोल दोगे कि बेकार हो गया ये। तो बॉडी पहले इस स्टेज में थी, जैसे ही उसके कुछ चेंजेस आए, उसमें क्रिस्टलाइन चेंजेस आ गए, आप बोलोगे फेल कर गई अभी, भाई किसी काम की नहीं है, फेल है, फेंक दे इसको, ऐसे ही बोलोगे ना। या बिल्कुल बोलोगे कि भाई 2 पार्ट में, कि ये मार्कर है कि सर ये तो बिल्कुल जो है टूट के इसके 2 टुकड़े कर दिए बीच में, तभी फेल है। सिविल इंजीनियरिंग में फेल्यूर का मतलब ये है कि अगर उसमें कुछ भी साइन है फेल्यूर के, तो हम उसको फेल मानते हैं। वो 2 पार्ट में कट होगा तभी फेल्यूर नहीं मानूंगा। ये कमरा टूट के बिखर के नीचे गिर जाएगा तभी फेल नहीं है। कुछ भी क्रैक्स आ गए, सर्विसिबिलिटी खत्म होगी, फेल है वो। क्लियर है? अब सुनो इधर, अब इधर सुनो, इधर कर पे आओ वापस, सुनो। देखो DE रीजन क्या है, डी रीजन में मैंने बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आए थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, DE रीजन के अंदर एडिशनल लोड बढ़ा के एडिशनल स्ट्रेन मिल रहा है। लेकिन एक पॉइंट E ऐसा आया बेटा, एक पॉइंट E मेरा ऐसा आया इस बॉडी के अंदर, एक पॉइंट E है मेरा, एक ऐसा आया कि अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड आपने लोड लगा दिया, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो ड्रास्टिकली रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है पॉइंट E पे। और इस पॉइंट E को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। मैं आपको बता दूं व्हाट E कॉल्ड, E इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या बोलते हैं इस E पॉइंट को? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अगर E पॉइंट पे पहुंच गए, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे पहुंच गए, तो अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड आपने लोड लगाया है, तो लोड लगाने से क्या हो रहा है, लोड लगाने से ये हो रहा है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट लाइक दिस। यानी कि ये पहली स्टेज थी, अब ये मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। अब ऐसे थोड़ी ना, गर्दन थोड़ी ना पकड़ के खींच रहा है, खिंचती जा रही है, जिराफ की गर्दन थोड़ी ना है। तो बेटा क्या होगा, देखो ये क्या था, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी भी तो भाई कुछ लिमिट होगी ना, इसकी भी क्या होगी, कुछ लिमिट होगी। कुछ लिमिट तक क्या करेगा,
रिड्यूस होगा, पतला होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा, इट विल कट आउट इनटू द टू पीसेस, एक ऊपर वाला पीस और एक नीचे वाला पीस। ये क्या होगा? फ्रैक्चर हो गया। ये क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। इसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरा पॉइंट आता है एफ। इसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरा क्या आता है? दैट इज द पॉइंट एफ। इसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है बेटा? मेरा पॉइंट एफ। इसी पॉइंट एफ को बोलते हैं बेटा फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट पे आके बार जो थी सिलेंड्रिकल रोड दो पीस में कट के अलग हो गई, दो पीस में कट के अलग हो गई। और ई पॉइंट से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहां से रिड्यूस करना स्टार्ट किया था? इस पॉइंट ई से उसने रिड्यूस करना स्टार्ट किया था। नाउ दिस इज द पॉइंट ई जहां से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हुआ था। और कहां तक हुआ? अल्टीमेटली एफ तक। एफ तक आते तो कट के दो पीस हो गए उसके। तो बेटा ये फेल्यूर है कि ये फेल्यूर है? मुझे बताओ। मैंने बताया सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में फेल्यूर ई पॉइंट पे है कि एफ पे? फेल्यूर ई पॉइंट पे मानूंगा। अरे एफ पे मानूंगे ना, कट के दो हो जाएंगे। ये बिल्डिंग है, रह रहे हो इसमें, किस मान लो घर है, किसी में रह रहे हो, इसको फेल कब मानोगे? जो बिखर के नीचे गिर जाएगी पूरी, तब मानोगे, निमट लोगे भाई तुम तब तक। फेल्यूर कब तक मानना है? जब उसमें क्रैक्स आ जाए, आपकी कोई सर्विसिबिलिटी खत्म हो जाए, स्लैब में डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आने स्टार्ट हो जाए, तो क्या मान लोगे? या कोई दीवार है वो किसी एंगल पे बैंड हो गई, तो सब क्या फेल्यूर के साइन है? तभी खरली कर दोगे ना घर की, यहाँ भी ये फेल होने वाला है घर, या बिल्कुल बिखर जाएगा वो किसी दिन, तभी खाली करोगे। तो बिखरने वाला पॉइंट कौन सा है? एफ। क्रैक्स रैक्स आने यानी कि फेल्यूर वाले साइन कहां दिख जाएंगे? पॉइंट ई पे। यानी कि किसी भी मटेरियल पे मैक्सिमम लोड कितना लगा सकते हो? पॉइंट ई तक। इसी पॉइंट तक लगा सकते हो ना मैक्सिमम लोड। जब भी तो बोलते हैं बेटा इसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। किसी भी मटेरियल के अंदर जो मैक्सिमम लोड लग सकता है, दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसी को? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरी जो भी स्ट्रेस होती है उसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। और अल्टीमेट स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा यू। किससे करते हैं? सिग्मा यू। किसी भी मटेरियल पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना अप्लाई कर सकते हो? सिग्मा यू। सिग्मा यू, यही तो ना। इसके बाहर किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, अल्टीमेटली कट आउट इनटू द टू पीसेस। बट अगर ये समझ नहीं आया ना तो स्टील नहीं समझ सकते, खेल खत्म है तुम्हारा। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा इलास्टिक और प्लास्टिक जोन क्या होता है। अब देखो इलास्टिक और प्लास्टिक, यील्ड पॉइंट क्या था? यील्ड पॉइंट ये पॉइंट था। इससे पहला वाला रीजन जो है सारा इलास्टिक रीजन। यील्ड पॉइंट से पहले जितना भी रीजन है सब क्या होता है? इलास्टिक। यील्ड पॉइंट के बाद जितना भी रीजन सारा प्लास्टिक रीजन। समझ में आ गया? यील्ड पॉइंट से पहला जितना रीजन है सारा इलास्टिक, यील्ड पॉइंट के बाद जितना भी रीजन वो सारा प्लास्टिक। यील्ड पॉइंट से पहले जितनी स्ट्रेन इलास्टिक स्ट्रेन, यील्ड पॉइंट के बाद जितनी भी स्ट्रेन सारी प्लास्टिक स्ट्रेन। समझ में आ गया? अरे महाराज आया समझ में कि नहीं? यील्ड पॉइंट ये था, यील्ड पॉइंट से पहले ये जो स्ट्रेन मिल रही है दैट इज द इलास्टिक स्ट्रेन। ये क्या है मेरी? नाउ दिस इज द इलास्टिक स्ट्रेन। यील्ड पॉइंट के बाद मेरी जितनी भी स्ट्रेस होंगी दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक स्ट्रेन। क्या है वो? मेरी प्लास्टिक स्ट्रेन है। और जब स्टील की शुरुआत होती है तो यहीं से होती है महाराज। क्यों होती है? कुछ मूर्खों को ये भी नहीं पता जब वो पढ़ा रहे होते हैं कि जब हम स्टील होता है, प्लास्टिक और इलास्टिक में डिफरेंस कहां से बताओगे? अब कहां से बताओगे? पहले बच्चे को तो यही नहीं पता इलास्टिक प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है। प्लास्टिक और इलास्टिक में डिफरेंस तो बताओगे ना कि बेटा ये मेरा इलास्टिक है, ये मेरा प्लास्टिक है। यहां तक था तो इलास्टिक खेल रहा था मैं। इसके बाहर जैसे गया प्लास्टिक हो गया सब कुछ। यहीं से शुरुआत होती है स्टील की। तभी जब हम स्टील पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से, क्योंकि समझाना होता है मेरे को कि इलास्टिक लोड, प्लास्टिक लोड, कोलेप्स लोड, यील्ड लोड, इलास्टिक मोमेंट क्या डिफरेंस है, लोड फैक्टर क्यों आता है, वो सब यहीं से निकलता है। न रट के बैठे रहोगे कुछ नहीं होना तुम्हारा। ठीक है, आई बात समझ में? अरे आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ई से लेके एफ के बीच में रीजन क्या था? भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा था, इसीलिए इसी को बोलते हैं नेकिंग रीजन। व्हाट वी कॉल इट? नेकिंग रीजन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नेकिंग रीजन। क्या बोलते हैं? नेकिंग रीजन। एक और बात, बड़ी काम की बात है, बुरी लग जाएगी कुछ को। जब लोग कुछ पढ़ते हैं ना, आरसीसी या स्टील पूरी पढ़ लेते हैं और कर भी लेते हैं, सवाल भी लग जाते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं रहता पीछे से कि WSM और LSM में अंतर क्या था। करते हैं ना वर्किंग स्ट्रेस मेथड या लिमिट स्टेट मेथड, पूरा पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन फाइनली उनको यही नहीं पता है कि दोनों में अंतर क्या था। पूरी रामायण पढ़ ली और पीछे से पूछ रहे हैं सीता कौन थी।
वही वाली हालत होती है कि पूरा स्टील पढ़ा, पूरा आरसीसी पढ़ लिया और पीछे से ये भी नहीं पता कि डब्ल्यूएसएम में एलएसएम में अंतर क्या था, बस बता दिया कि बेटा ये यहाँ ये लेते हैं, यहाँ ये लेते हैं, यहाँ ये ले लो, यहाँ ये ले लो, पता है नहीं। फिर वहां पे आके बोलते हैं पीछे से कि ये बताओ मैं डब्ल्यूएसएम क्या होता है, एलएसएम, बेटा कुछ नहीं होता डब्ल्यूएसएम एलएसएम, जब पढ़ाऊंगा ना स्टील में जब देखना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस वैल्यूज में ध्यान रखनी है क्या वैल्यूज होती है। क्लियर है? अरे क्लियर है। चलो लोग नेकिंग रीजन क्या था यहाँ पे, नेकिंग रीजन में क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस कर रहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा रिड्यूस कर रहा था। समझ में आई कुछ कहानी, कुछ बातें समझ में आई? यहाँ पे वैसे मैंने लिखा हुआ है सब, एफ इज द फ्रैक्चर पॉइंट। अरे कुछ समझ में आया? अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। वैसे इसमें कुछ बचा नहीं है, आई थिंक मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। हाँ सारा एक्सप्लेन कर दिया, कुछ नहीं बचा इसमें। ये देखो ये रीजन क्या था, अब ये इधर बताओ मेरे को, 2 मिनट सुनो इधर। ये स्टेज 2 क्या थी, ये ही है मेरा डी से लेके ई तक का रीजन। जो नेकिंग रीजन है ना एक्चुअली यही है, दिस इज द नेकिंग रीजन। ये और ये ई पॉइंट से स्टार्टिंग हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होना, और फाइनली एफ पॉइंट पे क्या करता है वो 2 पार्ट में कट हो गया, यहाँ पे खलास 2 पार्ट में क्या हो गया, कट हो गई। पूरी जो सिलेंड्रिकल रोड थी 2 पार्ट में टूट गई, कट हो गई बिल्कुल। ये पॉइंट था मेरा एफ और यहाँ से नेकिंग रीजन मेरा स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? तो होप सो समझ में आया होगा आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर, पूरा हमने पढ़ लिया एक्सप्लेनेशन। तो ठीक काम करो, सबसे पहले देखो क्या नोट करना है तुम्हें, मैं बताता हूँ इसको नोट कैसे करोगे, ऐसे नहीं उतार लेना। हेडिंग डालना सबसे पहले, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर और टेंशन टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील। क्लियर है? उसके बाद लिखना कैसे कंडक्ट करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं। कहाँ करते हैं इसको बेटा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और यूटीएम बोलते हैं। किसमें कंडक्ट, मशीन का नाम याद रखना, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और यूटीएम, इसमें हम इसको परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये नहीं बनाना, उसके बाद बनाइए ये, उसके बाद बनाना है ये वाली फिगर। ठीक है, ये मेरी भाई ये ग्रिप में फंसी हुई दोनों एंड पे, टेंशन फोर्स लगा हुआ, ये मेरी गेज लेंथ है। ये गेज लेंथ के लिए एक्सप्रेशन याद रखना है, L नॉट इज इक्वल टू 5.65 स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉट। ए नॉट इज द ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मेरा एक्सटेंसोमीटर लगा हुआ है। एक्सटेंसोमीटर क्या है एक्चुअली में, एक्सटेंसोमीटर क्या है, जो एलोंगेशन मेजर कर रहा है जब उस पर लोडिंग लग रही है, मेजर एलोंगेशन ड्यूरिंग लोडिंग। इसी फिगर के बगल में ये जो फिगर है, इसकी जस्ट बराबर में इसकी स्पेसिफिकेशन लिख लेना कि भाई जो स्पेसिमेन है मेरा वो सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड है, गेज लेंथ 2 इंच है, डायमीटर जो मिडल सेक्शन का 0.5 इंच है, लेंथ टू डायमीटर रेशियो 4 है। ये सारे स्पेसिफिकेशन लिख लेना इसके बगल में। ये जब फिगर बनाओगे, ये वाली मत बनाना अभी, ये जो 3 स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 ये नहीं बनाना, बना लिया उतना। उसके बाद फिर ग्राफ बनाना। ठीक है, और ग्राफ में कॉपी में सबसे पहले ये बेटा ग्राफ बना लेना। ठीक है, ये पूरा ग्राफ बना लेना। नाउ दिस इज द ग्राफ। इस ग्राफ को पूरा नोट डाउन कर लेना और उसके नीचे ये सारे पॉइंट लिख लेना। ये प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, बिलास्टिक लिमिट होती है, सी डैश अपर यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और एफ फ्रैक्चर पॉइंट। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ऐसे ऐसे आया था, बस आपकी चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीजें ऐसे ऐसे हुई थी। सबके मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। इसको पूरे को नोट कर लेना। ये मैं बना देखो इधर, ठीक है, ये पूरा इधर है, सारे इस पे सारे पॉइंट जितने थे सारे नोट कर लीजिएगा। इस ग्राफ के जस्ट नीचे आके ये स्टेज 1 स्टेज 2 और स्टेज 3 ये बना लेना। ये आपको पता रहेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, सिचुएशन क्या आई थी मेरे लिए, वो सब आपको पता रहेगा 1, 2 और 3 इन तीनों स्टेजेस में। ठीक है, इतना कर लोगे। अब देखो लास्ट में एक और 2 बात, बड़ी अच्छी सी बात है। अच्छी सी बात क्या है, देखो ये था टेंशन टेस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कंप्रेशन के लिए ड्रॉ करूं ग्राफ, अगर अब तो मैंने जो रोड थी उस पर टेंशन फोर्स लगाया था तो कंप्रेशन, तो जब टेंशन और कंप्रेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो थोड़ों में दोनों ग्राफ में लिटिल बिट डिफरेंसेस रहता है। और इस डिफरेंस को एक्सप्लेन किया था बोसिंगर ने, और इसी को नाम दिया था बोसिंगर इफेक्ट। क्या दिया था इसी को? बोसिंगर इफेक्ट नाम दिया था। क्लियर है? वैसे पूछता नहीं है कहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, जस्ट ए जनरल नॉलेज। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट में एक नोट पॉइंट लिख लेना बेटा, यहां से नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट लिखो, द डिफरेंस, द डाइवर्जेंस बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन, द डाइवर्जेंस
the divergence between tension and compression, the divergence between tension and compression, the divergence between tension and compression result is explained by Bossinger, Bossinger, and is called Bossinger effect, and is called Bossinger effect, and is called BAUS, and is called Bossinger effect. क्या बोलते हैं उसी को? Bossinger effect बोलते हैं. क्लियर? and is called Bossinger effect. जो टेंशन और कंप्रेशन रिजल्ट के बीच में जो डिफरेंसेस रहता है उसको बॉसिंगर ने ऑब्जर्व किया था और उसी को नाम दिया था उन्होंने बॉसिंगर इफेक्ट. बस इतना याद रख लो. कई इंटरव्यू में या कोई पूछ ले, ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द बॉसिंगर इफेक्ट, देन यू कैन से कि टेंशन और कंप्रेशन लोडिंग में जब लगाते हैं तो माइल्ड जो मेरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर रहता है उनमें डिफरेंसेस रहता है. इसी को बॉसिंगर ने ऑब्जर्व किया और नाम दे दिया बॉसिंगर इफेक्ट. क्लियर है? चलो क्लियर है? चलो अब सुनो इधर एक और इसमें हेडिंग डाल लो बेटा नीचे. चलो इसकी यही हेडिंग डाल लो. एक और अच्छी सी बात, शायद मैंने हुक्स लॉ नहीं बताया. कुछ बच्चे हैं जो हल्ला उतारेंगे, मुझे पता है हुक्स लॉ के ऊपर. इसी में हुक्स लॉ और लिख लीजिएगा, हुक्स लॉ, या चलो हुक्स लॉ हेडिंग डाल लो. हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है? देखो हुक्स ने क्या बोला बेटा, हुक्स बोलते हैं कि आप इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, आपने ये मेरा एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज द वाई एक्सिस. ठीक है, नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस, नाउ दिस इज द वाई एक्सिस, एंड वी नो द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन. बनेगा नहीं स्ट्रेट, मैं बना देता हूँ इसको. एक मिनट मुझे टाइम दीजिए. देखो हुक्स क्या बोलता है. हुक्स ने बोला अगर लोडिंग जो लगी है किसी भी मटेरियल के अंदर वो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट लगी है. ठीक है, कोई भी मटेरियल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर लोडिंग विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट लगी हुई है तो जो स्ट्रेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. ठीक है, वो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन. एक एक्सिस पे मेरा यहाँ पे दैट इज स्ट्रेस. यू नो कि वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं बेटा? स्ट्रेस लेते हैं. और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? वी टेक स्ट्रेन. एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? स्ट्रेस लेते हैं. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था कि विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, stress is directly proportional, stress is directly proportional, stress is directly proportional to strain. जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है बस. विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. एक और बात इसमें ये पॉइंट आप याद रखेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट. ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि जो मेरा हुक्स लॉ है वो वैलिड कहां तक है? दैट इज वैलिड ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट द इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट तक वैलिड नहीं है, केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड है. कहां तक? यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. और जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो सिग्मा ए इक्वल टू चलन. वैसे ये लॉ मुझे पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, बट इसलिए नहीं पढ़ाया था बेटा क्योंकि आपको जानकारी नहीं थी थोड़ी स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की. अब सिग्मा क्या है मेरा स्ट्रेस, एप्सिलॉन क्या है मेरा स्ट्रेन, और ई क्या है? ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. व्हाट इज ई? ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. एक और बात, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको. लिखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हुक्स लॉ वैलिड अप टू 4 ऑप्शन दे दो. यार बच्चे नहीं हो तुम लोग, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतना तो पता रहता है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वाहियात क्वेश्चन मेरे से मत करवाया करो. ठीक है, अब एक बात सुनो. अब देखो जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का जो भी स्लोप होता है जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का
विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, मुझे पता है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक मेरा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ये मैंने बताया था अभी, क्या बनता है मेरा, स्ट्रेट लाइन बनता है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का जो भी स्लोप होगा, स्लोप जनरली क्या होता है मेरा, tan थीटा दैट इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, ये याद रखिए। ठीक है, जो स्लोप होता है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, मुझे पता है कि जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन, और उसका जो भी स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। कैसे, स्लोप कैसे निकालेंगे, वर्टिकल इंटरसेप्ट अपॉन हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। तो मान लो कि ये मेरा जो पॉइंट ए है, सपोज कर लो कि जो मेरा पॉइंट ए है, नाउ दिस इज द पॉइंट ए, ये मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने स्ट्रेस मान ली दैट इज सिग्मा, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने स्ट्रेन मान ली दैट इज स्ट्रेन एप्सिलॉन। ये इंटरसेप्ट कितना है, सिग्मा, ये कितना है, एप्सिलॉन। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, जनरली ऐसे लिखते हैं ना, tan थीटा, या स्लोप लिख लो, कुछ बच्चे नहीं मानेंगे। क्या होता है स्लोप, दिस इंटरसेप्ट अपॉन दिस, tan थीटा ऐसे निकालेंगे ना, एंगल दिस अपॉन दिस, ये क्या है, सिग्मा, ठीक है, और ये क्या है, एप्सिलॉन। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन क्या है मेरा, ई के बराबर, किसके बराबर है, ई। क्लियर है। तो विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ रेशियो कांस्टेंट रहता है, और वो किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होता है। क्लियर सभी को, अरे क्लियर बच्चों सभी को, चलो तो इसको नोट डाउन कर लो, हुक्स लॉ को, ठीक है, हुक्स लॉ को नोट डाउन कर लीजिएगा, और शायद में भी ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा लास्ट में जो नोट पॉइंट बताया था मैंने, ठीक है, चलो इसको नोट करो। एक और बात, चलो एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया, देखो कर पाते हो कि आप नहीं कर पाते हो। सुनो, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन पूछ सकता है हुक्स लॉ से, भविष्य में फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन वो कर सकता है। देखता हूं कितनी नॉलेज, कितना सीखा आप लोगों ने। तीन मटेरियल है मेरे पास, क्या है, तीन मटेरियल है, तीन मटेरियल के आपने लिए अपने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया। नाउ दिस इज स्ट्रेस और ये हो गया मेरा स्ट्रेन। तीन मटेरियल है बेटा, तीन मटेरियल कौन कौन से मेरे, नाउ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मेरे पास तीन मटेरियल है, कौन कौन से, ए बी और सी। तीनों मटेरियल के लिए आपने क्या किया, तीनों मटेरियल के आपने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करा, ठीक है, तीन मटेरियल ए बी सी। ए के लिए मेरा ये वाला ग्राफ, बी के लिए ये, सी के लिए ये। तो मैं पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है, कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। चार ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, सुनो ध्यान से। पहला ऑप्शन है कि मान लो कि ए का जो यंग्स मॉडुलस है वो जिस मेटल से बना ये, इसका मान लो डेट इज ई बी, और इसका मान लो ई सी। ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट डेट इज ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी। Third statement that is EA less than EB less than EC, and the fourth is none of these. Fourth is that is none of these. चौथा स्टेटमेंट है मेरा none of these। बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है एप्लीकेशन बेस, ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आपसे बनवा लिया गया, ठीक है। नाउ दिस इज द स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस, तीन मटेरियल के लिए ए बी सी। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ई क्या, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में जो ई होता है वो ई क्या बताता है मेरे को, स्लोप। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में ई क्या बताता है मेरे को, स्लोप। तो मुझे एक बताओ भाई, इस ग्राफ ए का स्लोप ये, इसका स्लोप आपको क्या बता रहा है, ई ए। बी का स्लोप जो बता रहा है वो आपको क्या बता रहा है, ई बी। और सी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या बता रहा है, ई सी। क्या बता रहा है, ई सी, ये होता है ना।
तो मुझे बताओ ए बी सी में किसका स्लोप ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है सी का। अरे इतना तो पता है ना, स्लोप टेन थीटा स्लोप यही होता है ना, और थीटा जितना ज्यादा होगा स्लोप भी उतना, स्लोप एम होता है, स्लोप भी मेरा उतना ही ज्यादा होगा। तो थीटा किसके लिए ज्यादा है? सी के लिए। थीटा किसके लिए ज्यादा है? सी के लिए। जब थीटा मेरा सी के लिए ज्यादा है तो इसका मतलब ई सी मेरा ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे किसके लिए है? बी के लिए, तो ई बी। और तीसरे नंबर पे सबसे कम किसके लिए? ए के लिए। तो ई सी ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा बताइए? सबसे ज्यादा ई सी, फिर ई बी, फिर ई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा? ऑप्शन नंबर थर्ड, कि जो मेरा सी है, सी के लिए मेरा सबसे ज्यादा होगा, फिर बी के लिए होगा और फिर ए के लिए होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, थोड़ा सा जिसमें दिमाग लगता है। और आप जे के पेपर भी दे रहे हो ना बेटा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सीधे सीधे सवाल बहुत कम कर दिए उसने पूछने। अब बोलो ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल रट के चले जा हो जा, नहीं बनेंगे। क्या ये क्वेश्चन आपके जे के एग्जाम में नहीं पूछ सकते? बताओ, ये क्या था इसमें? कोई रॉकेट साइंस लगा रखा था? कितना टाइम लगेगा वहां इसको करने में? 2 सेकंड नहीं लगेंगे इसको क्वेश्चन को करने में। कोई रॉकेट साइंस था इसमें? नहीं, सिंपली हुक्स लॉ था। हुक्स लॉ पढ़ा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है और उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा आपने इस लेक्चर में, तो उसके मतलब क्या है, मीनिंग क्या, एप्लीकेशन क्या है, क्या पॉइंट्स के मतलब थे, वो पता होने चाहिए हमें। रटने से काम नहीं चलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखा हूं कि भाई मटेरियल पे स्ट्रेस इतना लगा, स्ट्रेन इतना बताओ, ई की वैल्यू बताओ। ये कुछ क्वेश्चन है? मतलब है करने का? कोई मतलब नहीं करने का। ठीक है, चलो होप सो समझ में आया होगा आप सभी को। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो थैंक यू। इसको नोट कीजिएगा।